Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit, and today we will start a new MCQ series for your HSLC 2026 एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अभी तक हमने सोशल का जितना भी चैप्टर था वो हमने खत्म कर दिया है. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक MCQ सीरीज. ठीक है, ये हर एक चैप्टर के लिए होगा. जो पहला वाला चैप्टर है और जो लास्ट मनी एंड बैंकिंग हमने खत्म किया था उसे ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट मींस एसबीआई. एसबीआई एक कौन सा टाइप का बैंक है? ठीक है, इसका तो आंसर आपको पता है, मैंने पार्ट में ही आपको समझाया था. इसका आंसर होगा कमर्शियल बैंक. ये आप यहां पे देख सकते हो. एग्जैक्टली यही पिक्चर था आपके जो पार्ट 6 वाला स्लाइड है उस पे यही पिक्चर था. इस पे कमर्शियल बैंक लिखा हुआ है और जितने भी कमर्शियल बैंक है लगभग सारे मेजर बैंक ही यहाँ पे कवर किया हुआ है और बाकी जो छोटे मोटे कमर्शियल बैंक है वो हमने स्किप कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई. एग्जाम में कुछ और भी बैंक का नाम पूछ सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंक है या नहीं, ये भी पूछ सकता है. ठीक है, तो एक दो नाम आप याद कर सकते हो, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उसके बाद एचडीएफसी भी आप याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये जितना भी बैंक है सारा बैंक कमर्शियल बैंक ही है. ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ये तो इजी सवाल है. ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये वाला. ठीक है, ये हमने देखा था स्लाइड पे भी. देखो यहाँ पे जो हमारा स्लाइड पे पार्ट 5 था उस पे एग्जैक्ट लाइन यही लिखा हुआ था, द सेंट्रल बैंक इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक इन अ कंट्री. एक कंट्री में सब बैंक का हेड कौन होता है? सेंट्रल बैंक ही होता है. ऑल द बैंक्स आर टू ऑपरेट एज पर द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक. और सेंट्रल बैंक दैट मींस आरबीआई जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, बाकी जितना भी कमर्शियल बैंक है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा. द रिक्स बैंक ऑफ द स्वीडन इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक. ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा. ठीक है, जो स्वीडन का रिक्स बैंक था वो सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड का. ठीक है, दिस बैंक वाज सेट अप इन 1656. ये बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1656 पे. ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड द इंडिया सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यही क्वेश्चन था. ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर एक और भी क्वेश्चन आ गया. ये जो वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935. ये भी आपका स्लाइड में है. देखो यहाँ पे देखो, ये वाला साइड पे भी है. दिस बैंक वाज सेटअप इन 1935. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में स्टैब्लिश हुआ था. उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मनी द नॉन लीगल टेंडर मनी. एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हुआ है. मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉन लीगल टेंडर मनी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होगा इस पे. ठीक है, या फिर व्हिच होगा. ठीक है, तो इसमें कौन सा नॉन लीगल टेंडर मनी है? देखो पहला ऑप्शन क्या है? पेपर मनी. पेपर मनी तो लीगल टेंडर है ही, हम यूज करते हैं. 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज. उसके बाद है चेक मनी. मैंने आपको बोला था कि चेक मनी है जो है वो नॉन लीगल टेंडर है. मतलब क्या है, मैं बात के जो स्लाइड में उसमें लिखा हुआ है मैं दिखा दूंगा आपको. मेटेलिक मनी, जैसा मेटेलिक मनी यूज करते हैं. ठीक है, कॉइन जो हो गया आपका. उसके बाद फिएट मनी. फिएट मनी भी लीगल टेंडर ही है. ठीक है, अब देखो जो चेक मनी का इशू है वो लिखा हुआ है यहाँ पे. एग्जैक्टली जो हमारा पार्ट 3 वाला स्लाइड था उस पे लिखा हुआ था. देखो ये, when the general acceptability of the money as a medium of exchange has no legal support, it becomes non-legal tender money. That means इसका जो नॉन लीगल टेंडर का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक दैट मीन्स हमारे केस में होगा आरबीआई, तो इन दोनों ने इसको लीगल टेंडर ही नहीं दिया. ठीक है, उसको होगा, उसका बोलेंगे हम नॉन लीगल टेंडर मनी. यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ था जिसका नाम है चेक मनी.
ठीक है, क्योंकि जितना भी पेपर मनी है, जो भी कॉइन हम यूज करते हैं, वो क्या करता है, गवर्नमेंट इशू करते हैं या फिर आरबीआई इशू करते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या इशू करते हैं, जितना भी कॉइन हो गया आपका, जितना भी कॉइन्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है। और जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, जितना भी पेपर करेंसी है आपका, एक्सेप्ट ₹1, 1 रुपये का जो पेपर करेंसी था, वो सेंट्रल बैंक ही इशू करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, चेक मनी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज मेड ऑपरेशनल सिंस 1990 टू प्रोमोट मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन एंड टू क्रिएट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो क्वेश्चन पे ही आंसर लिखा हुआ है इस पर कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट हुआ था 1990 से, क्या करने के लिए, टू प्रोमोट मॉडर्नाइज एंड एक्सपांशन, टू क्रिएट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री। मैंने आपको समझाया था स्मॉल इंडस्ट्री मतलब क्या है, एमएसएमई। ये भी मैंने आपको बोला था कि जिसका टर्नओवर और जिसका जो एनुअल टर्नओवर होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, जैसे बड़ी इंडस्ट्री की तरह नहीं होता है, जैसे जियो हो गया आपका। ठीक है, तो एमएसएमई का जो है ना, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है, छोटे मोटे काम, छोटे मोटे टर्नओवर होते हैं उनका, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका। ठीक है, तो एक्चुअली कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एमएसएमई को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे लिखा ही हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो अल्टीमेटली आंसर यही होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नहीं आंसर है इसका। ठीक है, ये भी हमने देखा था पार्ट 6 पे, ये देख सकते हो आप, पार्ट 6 वाला जो स्लाइड था उस पे ही लिखा हुआ था कि द बिल वाज टू सेट अप सिडबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिडबी बोलते हैं, वाज पास्ड इन 1989। ठीक है, इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था 1989 में, एंड सिडबी स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम 1990, और 1990 से ये ऑपरेशनल हो चुका था। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर अब याद रखना, द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज एट लखनऊ। ठीक है, ये थोड़ा पजल कर सकते हैं वो लोग, आरबीआई का हेडक्वार्टर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर, तो अब याद रखना सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन था ये मॉडर्नाइजेशन करना था, उनका जो एमएसएमई में जितना भी आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपका मशीन्स है, उसको मॉडर्नाइज करना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज। इस स्मॉल इंडस्ट्रीज में जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसके लिए एक मार्केट को ढूंढने का काम यह करता है। क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द सेमी अर्बन एरिया एंड चेक द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम दिस एरिया टू द टाउन्स एंड सिटीज। और एक काम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, ताकि जो रूरल एरिया है या फिर छोटे मोटे जो अर्बन एरिया है उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। ठीक है, और इन जगह पे जो माइग्रेशन का इशू हमने डिस्कस किया था कि लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं, वहां पे जाके काम करने लगते हैं, तो वो इशू का एड्रेस करना भी इसका काम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखो which one of the following is an agricultural development बैंक। देखो आरबीआई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उसके बाद एसबीआई, ये तो कमर्शियल बैंक है, हो ही नहीं सकता। और आईडीबीआई ये कौन सा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो कि ये है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला ही, तो ये आंसर होगा नाबार्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 में, ये नाबार्ड was established by the in the year 1982, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, जो ईयर है इसका। The functions performed by the Reserve Bank of India in the field of rural credit have all been transferred to NABARD। पहले क्या करता था आरबीआई जो है रूरल एरिया पे, दैट मीन्स विलेजेस पे जो लोन का काम है वो पहले आरबीआई ही देखता था, लेकिन ये जो फंक्शन है आरबीआई का, ये ट्रांसफर करके अब नाबार्ड पे जा चुका है। तो जितना भी रूरल एरिया पे एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट काम करना है, जितना भी लोन सप्लाई करना है फार्मर को, वो काम नाबार्ड ही करते हैं अब। ठीक है, उसके बाद वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो हमने देखा था, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई पे है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कहीं पे, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई पे है। ठीक है, और एक बात, जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, इस पे थोड़ा चेंज कौन सा है, सिडबी वाला में है, सिडबी वाला पे लखनऊ पे था। ठीक है, उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक was first set up
in India in 1770. कौन सा ये 1717 में जो पहला वाला इंडिया पे बैंक हुआ था स्टैब्लिश, वो कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो 1935 में हुआ था, जस्ट हमने देखा। और जितना भी ये इंडस्ट्रियल बैंक है या फिर सिडबी है, वो लेटर स्टेजेस में डेवलप हुआ, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो 1770 में कौन सा होगा? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान होगा। ठीक है, ये भी हमने एक्चुअली डिस्कस किया था। देखो पार्ट 4 में है ये। ठीक है, पार्ट 4, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया सेट अप इन 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले इंडिया का जो बैंक है वो सेटअप हुआ था 1770 में। द फर्स्ट बैंक इन असम that was set up entirely on the local capital mobilization was गुवाहाटी बैंक। और आसाम में जो सबसे पहला बैंक था वो था गुवाहाटी बैंक। वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1926 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसको ही डिस्कस किया। देखो यहाँ पे डैश वाज द फर्स्ट बैंक इन आसाम सेट अप इन 1926। कौन सा होगा? गुवाहाटी बैंक। ठीक है, उसके बाद देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10। देखो यहाँ पे द 5 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका हमने कुछ स्टेजेस देखा था। इसका जो 5 स्टेजेस है उसको प्रॉपर क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमको अरेंज करना है। सबसे पहले देखो ए नंबर पे क्या है? सबसे पहले आया था पेपर मनी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। तो पहले ऑप्शन से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बार्टर सिस्टम, एनिमल स्टैंडर्ड, मेटेलिक स्टैंडर्ड, कॉइनेज एंड पेपर मनी। देखो ये वाला हमको पता है कि हाँ पहले तो बार्टर सिस्टम आया था। नेक्स्ट ऑप्शन में भी सेम है, पहले बार्टर सिस्टम है, तो इन दोनों को हम ऐसे स्टार करके रखेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एनिमल स्टैंडर्ड है, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले आया था बार्टर सिस्टम। उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन है बार्टर सिस्टम, उसके बाद पेपर मनी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पेपर मनी तो रिसेंटली सबसे लास्ट में आया था। तो ये वाला आंसर भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है ऑप्शन बी, जो कि पहला आया था बार्टर सिस्टम। उसके बाद हम यूज करते थे एनिमल स्टैंडर्ड, दैट मींस गोट्स को हम यूज करते थे एज ए मनी। उसके बाद है मेटेलिक स्टैंडर्ड, दैट मींस जो गोल्ड के एंड सिल्वर के कॉइन्स होते थे उसको हम मनी की तरह यूज करते थे। देन कॉइनेज जो कि 1 रुपी 2 रुपी नोट कॉइन्स है। उसके बाद आया था पेपर मनी। तो पेपर मनी सबसे लेटेस्ट इवोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, देखो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 पे। इवोल्यूशन ऑफ मनी यहाँ पे 5 स्टेजेस था, जो कि पहले था बार्टर सिस्टम, उसके बाद एनिमल स्टैंडर्ड, उसके बाद मेटेलिक स्टैंडर्ड, उसके बाद कॉइनेज एंड लास्ट पेपर मनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, पहला हम आंसर पे जाते हैं इसका। देखो ये डिस्कस हुआ था पार्ट 2 पे। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी मस्ट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दैट मींस इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब एक कंट्री पे जितना भी सिटीजन है ये मनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। दूसरी बात, मनी मस्ट हैव होमोजेनिटी। इन अदर वर्ड्स मनी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। दैट मीन्स अगर 10 रुपीज का बंडल है एक, उस बंडल पे जितना भी 10 रुपीज होगा हर एक 10 रुपीज आइडेंटिकल होगा, सेम ही होगा देखने में। ठीक है, उसके बाद मनी मस्ट हैव लिक्विडिटी। दैट मीन्स मनी का एक लिक्विडिटी कैरेक्टर है। कैसे? देखो लिक्विडिटी ऑफ मनी मीन्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब क्या है? अगर आप बाजार पे जाते हो 20 रुपए लेके, उस 20 रुपये से आप कुछ गुड्स खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये मनी जो आपने ले गया था बाजार पे 20 रुपीज, इसको इमीडिएटली आप गुड्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी होना चाहिए मनी को। एंड द लास्ट वन इज मनी मस्ट हैव स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यूज टू फॉल ऑल द टाइम, मनी विल फेल टू एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो मनी का जो वैल्यू है, एक जैसे एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, ज्यादा से ज्यादा वो कितना इंक्रीज हो सकता है? 30 40। लेकिन उस चॉकलेट का प्राइस अगर 400 500 चला गया तो मनी के ऊपर जो बिलीफ सिस्टम था कि इसको हम वैल्यू की तरह स्टोर कर सकते थे, वो चला जाएगा। तब लोग क्या करेंगे? दूसरे जो कमोडिटीज है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा।
और मनी का जो प्राइस है वो फॉल होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट बोला है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द कॉमर्शियल बैंक मोबिलाइजेस सेविंग। सेकेंड क्या है, द कॉमर्शियल बैंक ऑफर लोन। थर्ड क्या है, द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट मनी। एंड फोर्थ क्या है, द कॉमर्शियल बैंक इशू पेपर करेंसी। हमारे कंट्री पे जो पेपर करेंसी इशू करता है कौन सा बैंक करता है, ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वही पेपर इशू करता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये डी होगा। ठीक है, हालांकि हमारे स्लाइड पे ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो पार्ट 6 पे था ये एक्चुअली। फंक्शंस क्या क्या है कॉमर्शियल बैंक का, द कॉमर्शियल बैंक मोबिलाइजेस सेविंग। जो आप सेविंग्स रखते हो बैंक पे जाके उसको मोबिलाइज करता है, दैट मींस सेविंग्स का कुछ पार्ट बैंक अपने पास रखता है और बाकी जितना भी पार्ट है वो लोन में घुमाता है लोगों के बीच। ठीक है, उसके बाद द कमर्शियल बैंक ऑफर लोन। ऑब्वियसली लोन तो ऑफर करते ही है, आप एसबीआई जाओ, एचडीएफसी जाओ, आईसीआईसीआई जाओ, वहां पे लोन तो देते ही हुए वो लोग। थर्ड क्या है, द कमर्शियल बैंक एज ए होल कैन क्रिएट क्रेडिट मनी। दैट मीन्स कि क्रेडिट मतलब क्या था, लोन। ठीक है, मान लो कि आप 1000 रुपीज सेविंग्स करते हो बैंक का। ठीक है, उसमें से बैंक 200 रुपीज अपने पास रखेगा और जो 800 होगा उसको लोगों के बीच में लोन पे देगा। जो 800 है उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, ये बैंक खुद ने क्रिएट किया है तो इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो यही 3 काम है कॉमर्शियल बैंक का। जो पेपर करेंसी इशू वाला काम है वो आरबीआई का है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड सिचुएटेड। ये तो आपको पता ही है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे था, मुंबई पे था। ठीक है, नाबार्ड एंड आरबीआई इन दोनों का जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई पे है। ठीक है, और जो सिडनी वाला था स्मॉल इंडस्ट्रीज था उसका कहां पे था, लखनऊ पे था। ठीक है, तो यही तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।